कहानी के पिछले भाग में आपने सुना था कि मेरा भाई दिवाकर 2010 साल में गौरव तिवारी के हॉन्टेड शो देखने के बाद उनसे इंस्पायर्ड होकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में अप्लाई कर चुका था, पर उसकी उम्र 17 साल होने के कारण उसका एप्लीकेशन वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके कुछ सालों बाद आईआईटी खड़गपुर में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए उसने वहां एडमिशन ली थी। उस कैंपस के अनजान जगहों पर घूमना मेरे भाई की आदत बन गई थी। ऐसे ही आर्म्स और वेपन्स के म्यूजियम में घूमते हुए उसे कुछ अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद दोबारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का मन बनाकर अपने बनाए हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो हिजली डिटेंशन कैंप और उसको घिरा हुआ जंगल देखने निकल पड़ा। लेकिन रास्ता खोने पर एक आदमी की मदद मांगने की कोशिश में उसने जो देखा वो उसके समझ से बाहर था। अब आगे उस आदमी के माथे से लगातार खून की बूंदें उसके कपड़ों पर गिरे जा रहे थे। भाई ने अच्छे से देखा तो उसे पता चला कि उस आदमी के कपड़ों में कहीं धूल तो कहीं मिट्टी, कहीं सूखे पत्ते और कहीं मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे। उसके पैरों में कोई भी जूता नहीं था। इससे पहले कि भाई कुछ और सोच पाता, वो आदमी लगातार बिना रुके आगे की तरफ भागता जा रहा था। पर भागते हुए भी वो आदमी भाई को पीछे मुड़कर बीच बीच में देखे जा रहा था। भाई में तब तक इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि इसके आगे अपना साइकिल लेकर उस आदमी का वो और पीछा करे। ऐसे ही अगले बस कुछ ही पलों में अपनी आंखों के सामने मेरे भाई दिवाकर ने उस आदमी को कैंपस बाउंड्री के दीवार के सामने जाकर अचानक से मानो हवा में गायब होते हुए देखा। ये कहाँ गया वो आदमी? यूं ही कैसे कोई इस तरह पलक झपकते ही गायब हो सकता है? अभी तो यही था, कहाँ गया वो आदमी? भाई ये सारे सवालों का जवाब खोजता हुआ उसी जगह पे खड़ा का खड़ा रह गया। एक के बाद एक घटना उसके साथ होने पर उसका सही मतलब निकालना भाई के लिए नामुमकिन था और ये सब समझ से भी बाहर था। वो आदमी इतना जख्मी था, पर इस रास्ते पे एक भी जगह खून गिरने का कोई नामो निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ इस जंगल में किससे भाग रहा था वो, जबकि यहाँ कोई रहता भी नहीं है? मुझे देखकर कुछ बोल रहा था क्या? लेकिन मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? एक ही जगह पर यूं ही रुके हुए दिवाकर को होश भी नहीं रहा कि बहुत रात हो चुकी थी और उसके चारों ओर काफी घना अंधेरा भी छा गया था। अचानक से जब एक चमगादड़ उसके पीछे के पेड़ से उठकर माथे के ऊपर से उड़ गया, तभी मानो भाई को होश आया। उसे एहसास हुआ कि अब उस जगह पे रुकना उसके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। फिलहाल पूनम के चांद की रोशनी होने के कारण जैसे तैसे वो साइकिल लेकर अपना आगे का रास्ता तय तो कर सकता था, पर जंगल के रास्ते का सही दिशा समझना इतना आसान नहीं था। फिर भी उसने एक बार वापस से अपनी सारी हिम्मत और ताकत एकजुट करके अपना साइकिल आगे बढ़ाने की ठान ली। पर जब वो उसके साइकिल को पैडल करते हुए आगे बढ़ रहा था, तब उसे एहसास होने लगा कि जैसे
कुछ लोगों के कदमों की आहट ठीक उसके पीछे से सुनाई दे रही है, मानो काफी सारे लोग एक साथ झुंड में उसका पीछा कर रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस बार भाई किसी भी कीमत पे नहीं रुका और ना ही पीछे मुड़कर कुछ भी देखने की हिम्मत कर पाया। लगातार साइकिल चलाते हुए करीब 30 मिनट हो चुके थे जब उसे आखिरकार एक सिक्योरिटी गार्ड जंगल के अंत में बैठा हुआ दिखा और ये समझ गया कि यही है जंगल का एग्जिट पोस्ट। दूर से ही वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ शक की निगाहों से देखे जा रहा था और इसलिए भाई के करीब आते ही उसने तुरंत उसके साइकिल को रोकने की कोशिश की ताकि वो उससे पूछताछ कर पाए कि आखिर वो इस जंगल में कर क्या रहा था। पर इससे पहले कि वो आदमी भाई को कुछ पूछ पाता, वो अपने आप को बचाते हुए आगे चला गया और वहां से उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड भाई को पकड़ने की जल्दबाजी में खुद ही गिरते गिरते बचा। इस घटना को घटे हुए 1 साल हो गया था, पर दिवाकर दोबारा कभी भी उस इंस्टीट्यूट के जंगल की तरफ जाने का मन नहीं बनाया। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वो कैंपस के बाकी अनजाने वीरान जगहों पर घूमने और उन्हें करीब से जानने में निकल पड़ता था। एक दिन उसके इंस्टीट्यूट पे एक इवेंट मनाया जा रहा था। दरअसल वो इंस्टीट्यूट डे का इवेंट था और इसलिए टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी सोसाइटी ने एक मूवी स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। मूवी का नाम था हिस्ट्री ऑफ हिजली डिटेंशन कैंप, जिसकी वजह से मेरे भाई में इस मूवी को देखने का एक अलग ही इच्छा पैदा हो गई थी। मूवी में दिखाए जाने वाला था कि कैसे भारत के आजादी से पहले अंग्रेजों के रहते हुए जमाने में उस इंस्टीट्यूट की जगह पे हिजली जेल हुआ करता था, जहां बाद में भारत को आजादी मिलने के बाद आईआईटी खड़गपुर का कैंपस बनाने के बारे में सोचा गया था। हिजली डिटेंशन कैंप का पूरा इतिहास दिखाए जाने वाला था मूवी के माध्यम से, पर कैंपस पे रहने वाले किसी भी स्टूडेंट में किसी ऐतिहासिक विषय पर मूवी देखने का ज्यादा दिलचस्पी ना होने के कारण थिएटर हॉल में बस उस मूवी से जुड़े हुए फैकल्टीज और कुछ गिने हुए दर्शक बैठे हुए थे, जिनमें से एक मेरा भाई दिवाकर भी था। उसने काफी कुछ सुना था हिजली डिटेंशन कैंप के बारे में और बचपन से ही उसे काफी जगहों के बारे में जानने का एक जुनून सा सवार हो जाता था। किसी भी टॉपिक का पूरा रिसर्च वर्क करना मानो तब उसका एकमात्र मकसद बन जाता था और यहाँ तो मूवी में पूरा हिजली डिटेंशन का रिसर्च वर्क टाइप ही डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने वाला था। सुबह से उसने मुझे अपने एक्साइटमेंट के बारे में बताकर रखा था, इसलिए शाम होते ही वो सबसे पहले थिएटर हॉल में पहुंच गया था। मूवी के शुरुआत से ही काफी चीजों को बारीकी से दिखाया गया। बहुत सारे मुद्दे जैसे हिजली जेल के आसपास घिरा हुआ जो घना जंगल था, वो कैसे उन कैदियों को उनके उस कैद से निकलकर भागने के रास्ते में आरे आ रहा था और साथ ही उनके ऊपर रोजाना किस तरह ब्रिटिश अपना जुल्म करते थे, ये सब कुछ बताया जा रहा था।
उस जेल के अंदर इतना ज्यादा तकलीफ दिया जाता था कि जिसका वर्णन करना भी बहुत ज्यादा दर्दनाक था। ना वहां किसी मर्द को बख्शा जाता था और ना ही किसी बेबस और लाचार औरत को। उनमें से काफी लोगों को कई दिनों तक भूखा प्यासा अंधेरी जगहों पे काल कोठरी में बिताना पड़ता था। तब भी अगर उनके अंदर से देशभक्ति का जुनून खत्म नहीं होता था तो वो उनके ऊपर और ज्यादा जुल्म करते थे। कितने ही अनगिनत लोगों की जान ली जाती थी हर रोज उस जेल में। कुछ स्वदेशियों के मौत के बारे में बाहर पता चलता था और बाकियों की कहानी बस उस चार दीवारों के बीच में दफन होकर रह जाती थी। कई सारे ऐसे ही लोगों का नाम और फोटो स्क्रीन पे दिखाए जाने लगे, जिनमें से एक फ्रीडम फाइटर का नाम स्क्रीन में पहले दिखाया गया, संतोष कुमार मित्र। कहा गया कि कैसे उन्होंने आखिरी दम तक अपनी मातृभूमि के गरिमा को बनाए रखा था। फिर उनकी तस्वीर भी दिखाई गई स्क्रीन पे। इसके बाद स्क्रीन पे एक और नाम आया, तारकेश्वर सेनगुप्ता, और उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपनी जान पे खेलकर इस देश की आजादी के लिए बिना डरे हर सितम सहा था। हिजली जेल के तमाम वीर शहीदों में से उनका नाम सबसे पहले कतार में लिया जाता था। उनकी तस्वीर दिखाते ही दिवाकर स्क्रीन की तरफ देखता रह गया और अचानक वहां से उठकर वो थिएटर के बाहर आ गया और अपना बाइसाइकिल पार्किंग जोन से लेकर सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। बदहवास होकर अपने स्टडी डेस्क और ड्रॉयर को ढूंढने लग गया। आखिर में उसकी खोज तब रुकी जब उसे अपना ईवीपी रिकॉर्डर मिल गया। वो रिकॉर्डर को चलाने का नाकाम कोशिश किए जा रहा था, पर उसे पता चला कि रिकॉर्डर डेड हो चुका था, क्योंकि जिस दिन जंगल में वो आखिरी बार इस रिकॉर्डर को इस्तेमाल किया था, शायद हादसा होने के कारण उसके बाद उसने उस रिकॉर्डर को बंद करना ही भूल चुका था। उसने फौरन रिकॉर्डर की बैटरी निकाली और वापस से नई बैटरी डालकर उसे ऑन किया और उस दिन का रिकॉर्डिंग सुनने लगा। शुरुआत में कई सारे पंछी और कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन भाई कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उस थिएटर में वो देखकर आया था, और अब इस रिकॉर्डर के जरिए वो उस रहस्य का खुलासा करना चाहता था। उसे अब उस पल की रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी जब उसने उस भागते हुए आदमी का पीछा किया था। सब कुछ इतना साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में काफी सारी आवाजें एक साथ आ रही थी, क्योंकि भाई उस वक्त बहुत जोर से अपना साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा का शोर बहुत ज्यादा होने के कारण कभी कभी बाकी कुछ आवाजें अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन इन सब के बीच में से एक और आवाज जो दबी हुई पर मानो कोई तेजी से चीखता हुआ बोल रहा हो, ऐसा दिवाकर को सुनाई देने लगा। करीब से रिकॉर्डर के पास अपना कान लगाकर जैसे ही उसने सुनने की कोशिश की तो उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती गई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।